देखो, हमने एक कहानी शुरू की थी, प्रेमचंद जी द्वारा लिखी हुई कहानी दो बैलों की कथा। और इस दो बैलों की कथा का कुछ अंश, शुरुआती अंश हमने यह पढ़ा था। पहले पेज को केवल पढ़ा था हमने। और इसमें हमने शुरुआत में जो बात चली थी वो कहानी के लिए अभी एक भूमिका तैयार थी। काफ़ी बड़ी लंबी कहानी है और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक भूमिका तैयार की लेखक ने। कुछ पशुओं के उदाहरण दिए कि उन्हें गुस्सा नहीं आता, उन्हें यह नहीं आता, और उनमें गधे की बात चली कि गधा तो एक जैसे ऋषि मुनि में जितनी विशेषता होती है उतनी विशेषताएं उनमें उसमें होती हैं कि हर चीज़ से वह दुनियादारी से दूर है, हर चीज़ को सहन कर लेता है। अब आगे का अंश हम पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने पाठ पढ़ा था पृष्ठ संख्या 6 है इसके बाद। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है। अब लेखक का कहना, कहानीकार का कहना है कि गधे का एक छोटा भाई और भी है और जो उससे कम ही गधा है, मतलब इतना गधा नहीं है, मूर्ख है लेकिन इतना नहीं है, कम ही गधा है। गधा के नहीं मतलब यहाँ गधा के नहीं मतलब है मूर्ख। और वह है बैल। और कौन है वह गधे का छोटा भाई? बैल। छोटा भाई क्यों कहा? क्योंकि ये बहुत बड़ा मूर्ख होता है, इससे बैल गधे से थोड़ा सा कम मूर्ख होता है। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बछिया के ताऊ मूर्ख, बछिया के ताऊ का मतलब है मूर्ख। तो बछिया के ताऊ कहकर भी हम ऐसा प्रयोग किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए प्रयोग में लेते हैं। इसको भी हम, कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। लेखक कहते हैं कुछ लोग, हो सकता है कि बैल को भी मूर्ख कहें, मूर्खों में भी सर्वश्रेष्ठ कहें, लेकिन हमारा ऐसा विचार नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है। गधे के बारे में पढ़ा था, वो तो मारता ही नहीं, लेकिन बैल कभी कभी मारता भी है। कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। अड़ियल जो अपनी बात पर अड़ जाता है उसको कहते हैं अड़ियल, जिद्दी। तो कई बार अड़ियल बैल भी देखने में आता है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। तो गधे के बराबर उसको मूर्ख नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह कई बार मारता भी है, कई बार जिद भी करता है, कई बार अलग अलग रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। इस वजह से उसका स्थान गधे से नीचा है, उतना मूर्ख नहीं माना जाता उसको। जूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। अब देखिए, एक व्यक्ति का नाम है, एक पात्र इस कहानी का जूरी काछी है। जूरी काछी एक का नाम है और उनके दोनों बैलों के नाम थे। उसके पास में दो बैल थे, दोनों के नाम थे हीरा और मोती। बैलों के क्या नाम थे? हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। पछाई यह एक नस्ल है ना, बैलों की एक प्रजाति या नस्ल। पशुओं की कई तरह की नस्लें होती है, तो उनमें दोनों पछाई जाति के थे, पछाई प्रजाति के, पछाई नस्ल के बैल थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। डील का मतलब क्या नहीं होता है? कद, आकार। तो अब इन दो बैलों पर पूरी कहानी टिकी है, क्योंकि कहानी का जो शीर्षक था वही था दो बैलों की कथा, और यही दो बैल हैं जिनकी ये कथा दी गई है। तो इन बैलों को विशेष ध्यान से देखना, इनके नाम को ध्यान से देखना, इनकी विशेषताओं को ध्यान से देखना। देखने में सुंदर थे, काम में चौकस थे, चौकन्ने, सजग, और डील में ऊंचे थे, कदकाठी से ऊंचे थे, बड़े हष्ट-पुष्ट थे। बहुत दिनों साथ रहते दोनों में भाईचारा हो गया था और दोनों कई दिनों से साथ रहते थे। इस वजह से दोनों में मित्रता हो गई थी। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। और दोनों आमने सामने बैठे होते या आसपास बैठे होते तो एक दूसरे से मूक भाषा में, मौन, बिना कुछ बोले, मूक भाषा में, मूक का मतलब होता है मौन, चुप रहना, मूक भाषा में विचार विनिमय करना। विचार विनिमय एक दूसरे से संवाद करना, अपने विचारों का आदान प्रदान करना। विचार विनिमय का मतलब है विचारों का आदान प्रदान।
एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता, एक दूसरे के मन की बात को कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। कोई उनमें से कोई एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उनकी मूक भाषा थी और मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। मनुष्य एक दूसरे के विचार कब समझ पाता है? जब वह सुनता है। जब कोई एक बोलता है दूसरा सुनता है तब विचार समझ में आते हैं, या एक लिखता है दूसरा पढ़ता है तो समझ में आते हैं, या एक इशारा करता है दूसरा समझता है तो समझ में आते हैं। और कहा जाता है कि सारे जीवों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, उसका दावा है, मनुष्य का दावा है कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है सारे जीवों में। लेकिन उन दोनों बेलों के पास में जो शक्ति थी, मूक भाषा में एक दूसरे के भावों को समझने की जो गुप्त शक्ति थी, शायद मनुष्य में वह नहीं है। मनुष्य इससे वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, और विग्रह के नाते से नहीं। सींग मिलाना, पशु आपस में सींग मिलाते तो कब मिलाते हैं? जब लड़ते हैं। लेकिन ये विग्रह के मंसूबे से नहीं मिलाते। विग्रह का मतलब होता है लड़ाई। यहाँ विग्रह का मतलब होगा लड़ाई, अलग होना, अलगाव की स्थिति। लेकिन यहाँ विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, हंसी मजाक के भाव से, मनोरंजन के भाव से, आत्मीयता के भाव से। आत्मीयता का मतलब होता है अपनापन। तो अपनेपन के भाव से, मनोरंजन के भाव से, और जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही दौल धप्पा होने लगता है आपस में, एक दूसरे को चपत लगाना, दौल धप्पा। तो एक दूसरे को जो चपत लगाने की जो प्रवृत्ति होती है, बहुत ज्यादा जब दोस्ती में घनिष्ठता हो, बहुत ज्यादा गहराई हो, तब ऐसी बातें आपको देखने को मिलती है। तो बहुत ज्यादा घनिष्ठ मित्र होते हैं उनमें ऐसी बातें होती हैं। तो उसी तरह से वे भी कभी कभी सींग मिला लिया करते थे। इसके बिना दोस्ती कुछ खुशखुशी, कुछ हल्की सी रहती है। जब तक आपस में इस तरह की बदमाशियां न हो, शरारतें न हो, तो दोस्ती कुछ मजेदार नहीं रहती, कुछ हल्की सी लगती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। अब देखिए, इस तरह जब वह खाली समय में होते, जब आजाद होते, आराम से बैठे होते, तब जरूर वे आपस में मस्तियां कर लेते थे। लेकिन जब उन पर वजन लादा जाता, जब उन्हें जोता जाता, तब दोनों में यही होड़ रहती, यही प्रतिस्पर्धा रहती कि ज्यादा से ज्यादा वजन मेरी गर्दन पर रहे, मतलब मेरे साथ वाले मेरे मित्र के ऊपर बोझ कम रहे, वह हमेशा आराम से रहे और उसके सारे संकट मैं ले लूं, उसका सारा वजन मैं वहन करूं। ऐसी भावना, हालांकि दोस्तों में ऐसी भावना आज के वर्तमान समय में कम देखने को मिलती है, जबकि होनी चाहिए। एक के दूसरे के सुख में अगर हम अपना सुख माने, तभी दोस्ती ज्यादा दिनों तक टिकती है और तभी मजेदारी रहती है उसमें। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते, और दिन भर जब पूरे दिन काम करते, दोपहर या संध्या के समय जब दोनों को खोला जाता तो एक दूसरे को आपस में चाट कर अपनी थकान मिटा लिया करते, मतलब एक दूसरे को स्नेह देते, जिससे उनकी थकान दूर होती। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। नांद में जब उनको चारा डाला जाता, खली भूसा चारा डाला जाता, तो ऐसी स्थिति में दोनों साथ उठते, साथ ही नांद में मुंह डालते और साथ ही वापस बैठते। लेकिन सारे कार्य साथ साथ करते थे, इतनी घनिष्ठ मित्रता उनकी। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। एक किसी वजह से हो सकता है कोई समस्या होती, ना खाता चारा, तो दूसरा भी भूख होते हुए भी मुंह हटा लेता कि एक नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगा। संयोग की बात, जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। अब दोनों को, जो जोड़ी थी ना, दो बैलों की जोड़ी, हीरा और मोती की जोड़ी, इस जोड़ी को ससुराल भेज दिया। इन बैलों के ससुराल नहीं, बैलों का कोई ससुराल नहीं था। जूरी ने अपने ससुराल इन दोनों बैलों को भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। बैलों को पता नहीं था कि इनको वहां क्यों भेजा जा रहा है। कोई गलती ऐसी की नहीं जिसकी सजा दी जाए। समझे मालिक ने हमें भेज दिया, और उन्होंने क्या समझा, उन्होंने सोचा कि मालिक ने हमें जो ले जा रहा है इसके हाथ
बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने। अब इस तरह से उनको बेचा जाना अच्छा लगा या बुरा लगा कौन जाने, पर झुरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। लेकिन झुरी का जो साला था उसका क्या नाम? गया। साले का नाम था गया। साला कहीं गया नहीं, साले का नाम ही गया था। पर झुरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में, यह बैलों की जोड़ी ले जाने में, घर तक पहुंचने में दांतों पसीने आ गए। मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल, बहुत ज्यादा मशक्कत से वह अपने उन दोनों बैलों को घर ले जा सका। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। अब दोनों एक साथ ले जा रहा है। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं, एक इधर एक उधर भागता, काबू में नहीं रहते। पगिया पकड़कर आगे से खींचता। पगिया जो रस्सी बंधी हुई रहती है, रस्सी से बांधते हैं पशु को, उसको बोलते हैं पगहा, पगिया। पशुओं को बांधने के लिए काम में ली जाने वाली रस्सी। तो पगिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते। आगे की तरफ खींचता तो पीछे को जोर लगाते। पीछे आ जाता तो दोनों दाएं बाएं भागते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके उंगारते, और मारता अगर वह जोश में क्रोध में आ जाता और उनको मारता दोनों बैलों को, तो वह भी उस सींग नीचे करके वापस मारने की कोशिश करते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झुरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? और लेखक का मानना, उनकी स्थिति को देखकर लेखक का मानना कि अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती, उन्हें बोलने की शक्ति दी होती, उनके पास में भी एक दूसरे को समझाने की अगर भाषा होती, बोलकर समझा सकते, तो वह अवश्य ही उस अपने मालिक झुरी से पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? गरीब अमीर आपने देखा होगा, देखा किसी पशु के पास में पैसे ज्यादा है, किसी के पास में कम नहीं। पैसों से यहाँ गरीब अमीर की बात नहीं है। यहाँ उनका पशु होना ही गरीबी साबित करता है। क्यों? क्योंकि पशु है। अब चाहे वो उसका मालिक बन जाता है, चाहे जिसको बेच देता है, चाहे जिस तरह से उनसे काम लेता है, चाहे जब मारता है, चाहे जिस तरह से उनको खाना देता है या नहीं देता है, तो हर तरह से वह पराधीन है। इस वजह से यहाँ उनको गरीब कहा गया है। तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? ऐसा प्रश्न जरूर करते झुरी से। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। और वे ऐसा भी बोलते हैं कि है झुरी, है मालिक, हमने तो तेरी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी, कोई कमी नहीं रखी थी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते, और इस इतनी मेहनत से अगर काम नहीं चल रहा था तो हमसे थोड़ा और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था, और हमें तो तुम्हारी चाकरी में, चाकरी सेवक का कार्य, नौकरी कह सकते हैं, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। कबूल का मतलब था स्वीकार, मर जाना स्वीकार था। अगर तेरी चाकरी करते करते हम मर भी जाते तो हमें कोई गम ना होता। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, और तूने जैसा भी हमें दाना चारा जो डाल दिया, हमने कभी कोई शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, बड़े प्रेम से खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? जालिम, निर्दयी, क्रूर, निर्दयी, जिसके मन में दया का भाव हो ही ना, निष्ठुर, निर्दयी। तो जरूर वे ऐसा प्रश्न करते कि तुम जो भी खिलाते थे वैसा खा लेते थे, काम में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अगर और तुझे कमी लग रही थी तो और कह देते, और काम ले लेते, लेकिन इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांदने लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। चारे के लिए जो विशेष जगह होती है उनके लिए, वहां उसके पास में ले जाकर बांधा गया तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था, उदास थे। दिल भारी होना, उदास होना, उदास थे दोनों। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। और उदास क्यों थे? क्या कारण था? पशु हैं, फिर भी उनमें भी भावनाएं, संवेदनाएं हैं। दिल इसलिए भारी था क्योंकि जिस घर को उन्होंने अपना घर समझ रखा था आज वह उनसे छूट गया था, पीछे रह गया था।
यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। बेगाना, बेगाना उनको था पराया। सब कुछ यहाँ के आदमी, ये गांव, ये घर, सब कुछ उन्हें पराया पराया लगता था। उन्हें सब बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की। अब दोनों ने अपनी मूक भाषा में, उनकी जो भाषा थी उस भाषा में, मौन भाषा में सलाह की। क्या सलाह की? एक दूसरे को कनखियों से देखा। कनखियों से देखना, चोर नजर से देखना। एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए, सो गए। जब गांव में सोता पड़ गया मतलब सारे लोग सो गए। रात्रि का वह समय जब पूरे गांव में सब लोग सो चुके होते हैं, सारे गांव के लगभग सब लोग सो गए, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे उड़ा डाले। और तो दोनों ने जोर लगाया और पगहे का मतलब रस्सी, जिनसे उनको बांधा गया था, जिस रस्सी से पगहे उड़ा डाले और घर की तरफ दौड़ चले। पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। हालांकि जिस रस्सी से उनको बांधा गया था वह रस्सी बहुत ज्यादा मजबूत थी और अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता था कि वह रस्सी भी कोई बैल तोड़ सकता है। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। दुगुनी शब्द से बना है, दुगुनी। दुगुनी शक्ति आ गई थी और इस वजह से एक झटके में रस्सियां टूट गई। उनके दिमाग में सिर्फ यह था कि हमें आजाद होना है, हमें अपने घर चलना है, और इसी कारण से उनमें शक्ति दुगनी आ गई और इस वजह से उन्होंने रस्सियां तोड़ दी। जोरी प्रातःकाल सोकर उठा। जब रात्रि में सोकर सुबह उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। और जोरी जब वापस उठा सुबह तो उसने देखा कि जो बैल मैंने अपने साले के पास ससुराल भेज दिए थे, वे दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। जहाँ उनको चारा डाला जाता है, बांधा जाता है, वह जगह चरनी, वहां पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। गले में जो रस्सा बांधा जाता है उसको बोलते हैं गराव, और दोनों के गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, रस्सा लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं। अब रात में न जाने किस रास्ते से, कहां से, किधर से दौड़ कर आए हैं, तो घुटने तक पांव कीचड़ से भी भरे हैं। और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। विद्रोहमय स्नेह, जिसमें विद्रोह की भावना भी मिली हुई हो, ऐसा स्नेह, ऐसा प्रेम वह झलक रहा था। वह जैसे जूली से पूछ रहे हो कि देख, तूने तो हमें यहाँ से बेच दिया, लेकिन हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम आ गए हैं। जूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, बहुत ज्यादा खुश हो गया। गदगद हो जाना, अत्यधिक प्रसन्न होना, प्रसन्नता में आंसू आना। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। प्रेमालिंगन, प्रेम से गले लगाना। प्रेम और आलिंगन शब्द मिले हुए, प्रेम से आलिंगन करना, गले लगाना। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। मनोहर, मन को हरने वाला, अच्छा लगने वाला, सुंदर। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। हालांकि गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व नहीं थी। अभूतपूर्व का मतलब होता है जो पहले कभी न हुआ हो, पहले कभी न हुआ हो। भूतपूर्व शब्द आपने देखा होगा कहीं, हटा के भूतपूर्व ना, भूतपूर्व का मतलब होता है जो पहले था या पहले हुआ हो, और अभूतपूर्व का मतलब होता है जो पहले कभी न हुआ हो। तो ऐसी कोई घटना नहीं थी कि पहले कभी न हुई हो, लेकिन महत्वपूर्ण थी, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी गांव वालों के लिए भी। बाल सभा ने निश्चय किया, बालकों की सभा ने, छोटे बालकों ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। क्या देना चाहिए? दोनों इन वीर पशु वीरों को अभिनंदन पत्र, स्वागत पत्र। अभिनंदन का मतलब होता है स्वागत,
स्वागत पत्र देना चाहिए। और स्वागत किस तरह से? कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी, हर तरह से उन बैलों को छोटे बच्चे, गांव के बच्चे ला लाकर कुछ न कुछ खिलाने लगे। देखिए आज इस कहानी को हम यहीं तक पढ़ेंगे। आज आपने पढ़ा किस तरह से झूरी ने अपने इन दोनों बैलों को अपने साले के साथ ससुराल भेजा, और वहां जाने के बाद इन दोनों बैलों ने किस तरह से योजना बनाकर उस जगह को छोड़कर किसी तरह से रस्सियां तोड़ाकर वापस गांव दौड़ आए। तो आज के जो शब्दार्थ थे वे शब्दार्थ भी आपको करने हैं। इसके अलावा अभी ऐसा कोई प्रश्न आया नहीं है जो आपके करने के लिए हों, तो आज के लिए सिर्फ शब्दार्थ करने हैं, और आगे की आज की पढ़ाई हुई और आगे की कहानी को भी आप ध्यान से पढ़ेंगे।